percentage yield of reaction. ठीक है, तो परसेंटेज यील्ड कैसे पता चलेगा? मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट obtained upon moles of the product expected theoretically. Moles of the product expected theoretically into 100. ठीक है, सो परसेंटेज यील्ड का मतलब है कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है. तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एक्चुअली बन रहा है, व्हाट इज द एक्चुअल यील्ड. तो एक्चुअल यील्ड कैसे होगा, हम कंपेयर कर सकते हैं कि थ्योरेटिकली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सपोज 100% बनना चाहिए, बट एक्चुअली बन रहा है 90%. ठीक है, या फिर मास की टर्म्स में या मोल्स की टर्म्स में थ्योरेटिकली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 10 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनना चाहिए, लेकिन एक्चुअली जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है दैट इज ओनली 8. राइट, सो दैट मीन्स परसेंटेज यील्ड कितना होगा, 100 के रिस्पेक्ट में अगर हम कंपेयर करें तो 80% हम बोलेंगे कि परसेंट यील्ड इज 80%. जितना एक्सपेक्टेड था उसका, मतलब 100% हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 10 मोल्स, बट एक्चुअली कितना बन रहा है, ओनली 80%. ठीक है, सो दैट इज परसेंटेज यील्ड. अब इसमें क्या है, हमने जहां पर लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट होता है वो अप्लाई करना है. ठीक है, जहां पर भी लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है उसको अप्लाई करना है. और थ्योरेटिकली वी विल फाइंड आउट द, ये जो थ्योरेटिकल है ये हम कैलकुलेशन से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे, और जो ऑब्टेन्ड है, जो एक्सपेक्टेड है, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. जो एक्चुअल अमाउंट ऑब्टेन्ड है या जो ऑब्जर्वेशन है, दैट अमाउंट इज गिवन इन द क्वेश्चन. एक्सपेरिमेंटल यील्ड आपको क्वेश्चन में गिवन होती है. ठीक है, एक्सपेरिमेंटल अमाउंट. फॉर एग्जाम्पल, सो परसेंटेज यील्ड के ऊपर क्वेश्चन करते हैं. सो राइट डाउन अ क्वेश्चन. Eight moles of A and 20 moles of B react to form 3 moles of product, that is A2B3. I'm repeating the question. 8 moles of A and 20 moles of B react to form 3 moles of A2B3. Calculate the percentage yield of the reaction. Calculate percentage yield of reaction. Now see the question. रिएक्शन, सबसे पहले आपने रिएक्शन लिखना है, उसको बैलेंस करना है. कोई भी क्वेश्चन होता है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे उससे रिलेटेड, तो हमेशा रिएक्शन को बैलेंस करना है. अब A और B रिएक्ट करके A2B3 बना रहे हैं. राइट, तो सबसे पहले क्या करना है, वी विल राइट डाउन द रिएक्शन. A plus B reacts to form A2B3. अब यहाँ पर ये जो 2 and 3 है ये नंबर ऑफ एटम्स है, तो वी विल बैलेंस द number of atoms on the left hand side. So 2A, so accordingly 2A, 3B, so 3B. So we have balanced the reaction now. हमें find करना है percentage yield. So percentage yield निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, moles of product obtained. So moles of product obtained is given in the question. ये जो 3 moles बन रहे हैं ये क्या है, actual amount जो बन रहा है. ठीक है, so moles of product obtained is given to you. This is given as 3 moles. 3 moles of product is being obtained, right? और moles of product जो हम theoretically expect कर रहे हैं वो हमने यहाँ से find करना है. So कितना amount of product बनेगा जब 8 moles of A और 20 moles of B react करेंगे. ठीक है, तो कितना product expected है theoretically वो आपने calculate करना है और यहाँ put करना है. Then whatever the value is substitute करेंगे तो वहां से percentage yield of reaction आएगा. So find the amount of product when 8 moles of A and 20 moles of B react with each other.
सो फर्स्ट यू विल फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, हम यहाँ से देख सकते हैं रेशो क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशो हमारे पास आ रही है 2:3 फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन, और जो मोलर रेशो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो गिवन मोलर रेशो है दैट इज 8:20, 4 2 times, 4 5 times, so 4 2 8, 4 5 20, so ratio is 2:5। तो यहां से रेशो कितनी आ रही है 2:5, जबकि स्टोइकोमेट्रिक रेशो है 2:3। तो जब भी स्टोइकोमेट्रिक रेशो और मोलर रेशो सेम नहीं होते, व्हाट डज दैट इंडिकेट, दैट इंडिकेट्स दैट दोनों रिएक्टेंट्स कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो इस रेशो में कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं। 2 moles of A 3 moles of B के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करेगा, but 2 moles of A will not react with 5 moles, so that means one of the reactant is in excess and the other reactant will be consumed first। ठीक है, तो एक रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा और दूसरा रिएक्टेंट थोड़ा सा रह जाएगा, ठीक है, एक्सेस में है, so that will be left after the reaction। so first find the limiting reagent, और लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे फिर हम क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट का अमाउंट आएगा इन टर्म्स ऑफ मोल्स दैट वी विल सब्स्टिट्यूट हियर एंड फाइंड द परसेंटेज यील्ड। सो चलो करो इसको, टेल मी द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। फर्स्ट फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट, टेल मी द लिमिटिंग रिएजेंट, ए है या बी है। Okay. Quickly answer. Unmute and answer. Tell me what is the limiting reagent? A or B? शिवानी आप बताओ। A or B? Which is the limiting reagent? हाँ, yes, correct। ठीक है, अच्छा देखो अभी कैसे निकालना है लिमिटिंग रिएजेंट। जो भी गिवन मोल्स होते हैं, गिवन मोल्स कितना है ए का 8, that divided by the stoichiometric coefficient that is 2, right? इस तरह से B के लिए देख सकते हैं, B का जो गिवन मोल्स है क्वेश्चन में वो है 20, so given moles divide by the stoichiometric coefficient, बैलेंस्ड इक्वेशन में जो ये नंबर है stoichiometric coefficient जिसको कहते हैं उससे डिवाइड करना है। so 8 by 2 gives us 4 and this gives me 6.6। ठीक है, तो जहां से रेशो कम आता है दैट इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। तो जब भी हम मोल्स को स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, जहां से ये रेशो मिनिमम आता है दैट इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, सो ए इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो हमें ये पता चल गया लिमिटिंग रिएक्टेंट ये है, मतलब ये कंप्लीटली कंज्यूम होने वाला है। अगर ये कंप्लीटली कंज्यूम होगा तो 8 के 8 मोल्स कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन बी जो है वो एक्सेस में है तो 20 मोल्स कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होंगे। सो जो कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है उसके बेसिस पे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, नाउ यू कैन डू मोल मोल एनालिसिस और यूनिटरी मेथड, व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए divided by the stoichiometric coefficient 2, number of moles of the product divided by stoichiometric coefficient that is 1, number of moles of A given in the question is 8, so number of moles of A2B3 कितना बना 8 by 2 that is 4, so number of moles of A2B3 बन गया 4। ठीक है, इस तरह से सिंपल मोल मोल एनालिसिस कर सकते हैं, या फिर जैसे आप यूनिटरी मेथड से सॉल्व करते हो, बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2 मोल्स से 1 प्रोड्यूस हो रहा है, 2 moles of A produces 1 mole of A2B3, therefore 1 mole of A will produce 1/2, this divide by this A2B3, or
अगर हम 8 मोल्स ऑफ ए यूज करते हैं तो हमारे पास कितना होगा, जो 1 मोल की वैल्यू है दैट मल्टीप्लाई बाय 8, सो 4 मोल्स ऑफ A2B3। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पर रेशियो लिखा है ना 8/2, इसको हमने पहले यहाँ पर इस फॉर्म में लिख लिया है। तो नंबर ऑफ मोल्स को स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं और प्रोडक्ट के साथ इक्वेट करते हैं, दैट आल्सो मींस द सेम, या फिर आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A2B3 थ्योरेटिकली कितना एक्सपेक्टेड था, 4। ठीक है, नाउ वी विल फाइंड द परसेंटेज यील्ड। सो व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। वो क्वेश्चन में आपको गिवन था 3 मोल्स प्रोडक्ट के प्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, 3 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट वाज ऑब्टेन्ड, और थ्योरेटिकली हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, थ्योरेटिकली वी आर एक्सपेक्टिंग 4 मोल्स ऑफ A2B3। अगर 8 मोल्स ऑफ A कंप्लीटली रिएक्ट करता है तो हम थ्योरेटिकली कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 4 मोल्स। सो 3/4 into 100, so this is 425 times। ठीक है, तो 25 into 3 is 75%। so what is the percentage yield, the percentage yield is 75%। just go through the question। yes, is this clear, समझ आ गया। ओके, अब इसी को दूसरे तरीके से देखो, यहां पर हमें परसेंटेज यील्ड पूछा था और अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट वाज गिवन टू यू। अब इसी को क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकते हैं, वी विल गिव यू द परसेंटेज यील्ड एंड आस्क यू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एक्चुअली प्रोड्यूस्ड। ठीक है, सो सेम क्वेश्चन, सो आपने सेम क्वेश्चन का डाटा यूज करना है। 8 मोल्स ऑफ A and 20 moles of B react to form A2B3. The percentage yield of the reaction is 75%. Find the amount of product. Find the amount of product obtained. Find the amount of product obtained. So do this question. Just the reverse. What we have done is percentage yield हमें दिया है और amount of product find करना है। Okay, tell me the answer. Yes. ठीक है ना, प्रोडक्ट का अमाउंट तो सेम ही होना चाहिए जितना हमें क्वेश्चन में प्रीवियसली गिवन था। देखो यहाँ पर फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट वी नो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A2B3 जो थ्योरेटिकली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकली। ठीक है, जो हमने कैलकुलेट किया अभी लिमिटिंग रीजन कॉन्सेप्ट लगाकर, तो हमने कितना कैलकुलेट किया, थ्योरेटिकली 4 मोल्स। ठीक है, लेकिन परसेंटेज यील्ड 75% है, तो दैट मींस
एक्चुअली तो 4 मोल्स आना चाहिए था, लेकिन उसका 75% आ रहा है। तो 75% ऑफ 4, दैट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बीइंग प्रोड्यूस्ड। सो 75% ऑफ जो एक्सपेक्टेड अमाउंट था दैट इज 4, तो कितना आ जाएगा 4 25 टाइम्स, 25 3 टाइम्स, सो 3 मोल्स ऑफ A2B3 विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जो भी अमाउंट थ्योरेटिकली हम एक्सपेक्ट करते हैं, ये कहां से निकालेंगे? फ्रॉम द लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट, जो अभी हमने किया। तो वही कॉन्सेप्ट लगाकर पहले हम मोल्स थ्योरेटिकली फाइंड करेंगे, फिर उसका 75% निकालेंगे, क्योंकि पूरा तो नहीं बन रहा, 75% बन रहा है। सो 75% ऑफ 4 इज 3, so 3 moles of A2B3 is formed। या फिर हम क्या कर सकते हैं, we can use the formula। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू द एक्सपेक्टेड अमाउंट या एक्सपेरिमेंटल, जो भी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व है, अपॉन थ्योरेटिकली जो अमाउंट है। थ्योरेटिकल अमाउंट हमारे पास है 4, ठीक है। थ्योरेटिकली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दैट इज 4, परसेंटेज यील्ड हमें गिवन है 75 इंटू 100। तो यहां से इसका एक्चुअल अमाउंट या एक्सपेरिमेंटल अमाउंट आ जाएगा। परसेंटेज यील्ड हम 75 डालेंगे, थ्योरेटिकल अमाउंट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हम पहले कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट, यहां पुट करेंगे एंड देन वी कैन फाइंड दिस एक्चुअल अमाउंट। ठीक है, जो भी ऑब्जर्व्ड अमाउंट या एक्सपेरिमेंटल अमाउंट है वो आ जाएगा। सो 4 25 टाइम्स एंड 75 divided by 25 that gives us 3। ठीक है, तो जो भी एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व्ड अमाउंट है दैट इज 3 मोल्स ऑफ A2B3। ठीक है, तो आइदर ऑफ द टू वेज आपको क्वेश्चन दिया होगा, या आपको प्रोडक्ट का अमाउंट गिवन होता है, परसेंटेज यील्ड पूछा होगा, या फिर परसेंटेज यील्ड गिवन होगा, प्रोडक्ट का अमाउंट पूछ सकते हैं। तो हमने लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट लगाकर इसको सॉल्व करना है। So we should be clear when to use the limiting reagent concept. Okay. I hope you have noted. Now let's see the next concept, principle of atomic conservation। Principle of atom conservation, शॉर्ट में इसको बोलते हैं POAC concept। This is based on, this principle of atom conservation is based on the law of mass conservation, law of conservation of mass। ठीक है, mass on both the sides of the reaction is conserved। लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी एटम्स है, atoms on the left hand side, atoms of an element on the left hand side of a reaction should be equal to the atoms of the same element on the right hand side। ठीक है, जब हम केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं, whether physical or when we are writing down a reaction, whether a physical change or a chemical change, तो उस केस में क्या ध्यान रखना है कि मास कंजर्व होता है, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि एटम्स क्या हो रहे हैं, रीअरेंज हो रहे हैं। सपोज इफ आई राइट डाउन कैल्शियम कार्बोनेट decomposes into calcium oxide and CO2, so if the reaction is balanced, so number of calcium atoms on the left hand side should be equal to number of calcium atoms on the right hand side। अगर एटम्स दोनों तरफ सेम होंगे, नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे, तभी उनका मास भी क्या होगा, सेम। तो मास कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि एटम्स तो वही हैं, वही एटम्स रीअरेंज हो रहे हैं
और डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स क्या है, सेम। इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम्स इज सेम। सो एटम कंजर्वेशन क्या कहता है, ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, सपोज ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के 3 एटम्स है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड में भी टोटल एटम्स कितने होंगे, 3। सो एटम्स आर कंजर्व्ड जस्ट लाइक मास इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन, सेम वे इवन एटम्स आर कंजर्व्ड। तो टोटल एटम्स बिफोर द रिएक्शन ऑफ एन एलिमेंट और टोटल एटम्स आफ्टर रिएक्शन वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, ये जो पीओएसी का कॉन्सेप्ट, इसका फायदा क्या है कि यहाँ से इवन समटाइम्स द रिएक्शंस मे नॉट बी बैलेंस्ड, जैसे तो सिंपल रिएक्शन है तो उसको हम आराम से बैलेंस करके सिंपल मोल कंसेप्ट से हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल ऑफ CO2 बन रहा है, तो 2 मोल से कितना बनेगा, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली मोल्स को मोल्स के साथ रिलेट कर सकते हैं बिकॉज दिस इज बैलेंस्ड। बट समटाइम्स द रिएक्शंस मे नॉट बी बैलेंस्ड। कई बार क्या होता है, हमें रिएजेंट्स का आइडिया नहीं होता कि क्या क्या रिएजेंट्स यूज किए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए बहुत सारे स्टेप्स रहे होंगे, बहुत सारे रिएजेंट्स हमने यूज किए होंगे, ठीक है। सपोज हमने यूज किया A, B, C, बट वी डोंट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द रिएजेंट्स, इसलिए हमारे पास कोई बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है। हमारे पास इनिशियल रिएक्टेंट है और फाइनल प्रोडक्ट गिवन है, और हमें इंफॉर्मेशन कुछ दिया होगा कि एटम्स कंजर्व्ड है। सपोज वन ऑफ द एटम, सपोज ये जो R कंपाउंड है इसमें जो कार्बन एटम है वो कंजर्व्ड है, वो प्रोडक्ट में भी सेम अमाउंट ऑफ कार्बन अपीयर कर रहा है, ठीक है। बाकी एटम्स हो सकता है यहाँ पर कोई आपका इंटरमीडिएट बने, तो इंटरमीडिएट में वो कहीं यूज हो जाए, ठीक है, बट द कार्बन एटम्स आर कंजर्व्ड। सपोज इस तरह से आपको दिया है, तो जो भी एटम कंजर्व्ड है उसके बेसिस पे हम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ पीओएसी कॉन्सेप्ट। सो नोइंग द एटम जो कंजर्व्ड है उसके बेसिस पे हम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को रिलेट कर सकते हैं। कैसे, इवन इफ द रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड। लेट्स अंडरस्टैंड दिस, इसका कैसे अप्लाई करना है इस कॉन्सेप्ट को। Suppose I'm taking a simple reaction right now. Suppose I have KClO3 and this decomposes into KCl and O2. वैसे ये सिंपल रिएक्शन है, हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, बट लेट्स जस्ट अज्यूम कि हम ये रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहे हैं और हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को फिर भी रिलेट करना है। सो सपोज इफ आई पिक अप ऑक्सीजन, सो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स in the reactant according to the POAC concept, okay? ये हम किसके अकॉर्डिंगली बोल रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग टोटल एटम्स ऑन द लेफ्ट should be equal to total atoms on the right hand side. So number of oxygen atoms in the reactant is equal to number of oxygen atoms in the product. यस, एटम्स जो होंगे क्योंकि वही एटम्स आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स मस्ट बी कंजर्व, दे शुड बी सेम ऑन बोथ द साइड्स। अब हमें क्या करना है, इसको रिलेट करना है इन टर्म्स ऑफ KClO3, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट सेपरेटली। 1 mole of KClO3 contains, देखो पहले मॉलिक्यूल की टर्म्स में लिखते हैं फिर मोल की टर्म में। 1 molecule of KClO3, एक मॉलिक्यूल KClO3 में कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं? 1 molecule of KClO3 has how many oxygen atoms? बताओ, एक 3 है ना, एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? 1 molecule has 3 oxygen atoms, right? So if 1 molecule has 3 oxygen atoms, तो अगर 1 molecule की जगह हम 1 mole लिखते हैं,
1 mole of KClO3 will have how many oxygen atoms? 3 मल्टीप्लाइड विद एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, क्योंकि एक मोल का मतलब है n नॉट मॉलिक्यूल्स, Na और n नॉट है ना, बोथ आर सेम. So 1 mole means Avogadro's number of molecules. 1 molecule has 3. So 1 mole मतलब Avogadro's number of molecules of KClO3 अगर हम लेंगे तो उसमें कितना होगा? 3 times Avogadro's number of oxygen atoms. Right? अब जो 3 times Avogadro's number है, Avogadro's number की जगह हम mole word यूज कर सकते हैं because Avogadro's number is equal to mole. ठीक है, तो 3 times Avogadro's number can be written as 3 mole. Avogadro's की नंबर की जगह मोल डाल दिया, एटम्स है तो एटम्स ही रहेंगे, ठीक है. एन नॉट की जगह हमने मोल लिखा, सो आई हैव रिटन 3 मोल बट नॉट मॉलिक्यूल्स. एटम्स है तो वो एटम्स ही रहेंगे. तो इसको कैसे हमने मोल की टर्म्स में इंटरप्रेट किया? 1 मोल ऑफ KClO3 कंटेन्स, KClO3 मॉलिक्यूलर फॉर्म में है. So 1 mole of KClO3 contains 3 moles of oxygen atoms. So number of moles of oxygen, अगर हम देखें तो कितना है वो, अगर KClO3 से कंपेयर करें 3 times the moles of KClO3. जितना KClO3 का मोल है उसका 3 times मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है. इसको देखो एक बार. सी, इन टर्म्स ऑफ मोल्स हमने स्टेटमेंट बनाना है, तो मोल्स की टर्म्स में स्टेटमेंट लिखने के लिए हमने क्या बोला? 1 मोल ऑफ KClO3 कंटेन्स 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. फिर हम इसको प्रोडक्ट की टर्म्स में इंटरप्रेट कर रहे हैं कि अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को कंपेयर करना है प्रोडक्ट की टर्म्स में, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं? जितने KClO3 के मोल है उसका 3 टाइम्स है. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और ऑन द रिएक्टेंट साइड इज 3 टाइम्स द मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट. सिमिलरली हम प्रोडक्ट की टर्म्स में रिलेट करेंगे. नाउ सी, प्रोडक्ट की साइड जो ऑक्सीजन है वो कितना है? प्रोडक्ट में हमारे पास ऑक्सीजन कहाँ है? यहीं पर ऑक्सीजन है. सो 1 molecule of O2, 1 molecule of O2 contains how many oxygen atoms? 2 oxygen atoms. ठीक है. सिमिलरली 1 molecule की जगह अगर हम 1 मोल ले, 1 मोल ऑफ O2, 1 मोल ऑफ O2 का मतलब है Avogadro's number of oxygen molecules, n naught molecules of O2. So when I say 1 mole, मतलब हम एक मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे हैं, Avogadro's number of oxygen molecules की बात कर रहे हैं. तो उसके अंदर कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे? 1 मॉलिक्यूल में 2 है, तो n naught मॉलिक्यूल्स में होंगे 2 times n naught, 2 times n naught ऑक्सीजन एटम्स. अब 2 n naught को हम क्या लिख सकते हैं? n naught की जगह वी कैन यूज मोल, सो आई कैन राइट इट एज 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स. सो आई कैन रीड इट लाइक दिस कि 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 मोल ऑफ डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है. जब एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है, एक मॉलिक्यूल में डबल नंबर ऑफ एटम्स है, तो नेचुरली एक मोल में भी डबल होंगे, है ना. एक मॉलिक्यूल में डबल है तो एक मोल में भी डबल होंगे. एक मोल में डबल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है. नाउ अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ POAC on oxygen atoms. Now applying POAC concept on oxygen atoms. So oxygen atoms on the left hand side, oxygen atoms on left hand side is equal to oxygen atoms on the right hand side. ठीक है. अब लेफ्ट हैंड साइड पर
हमारे पास जो ऑक्सीजन एटम्स है, ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड साइड था KClO3, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, है ना, मोल्स की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड कितना है, 3 टाइम्स द मोल्स ऑफ KClO3, तो इसको हमने लिख दिया, दिस इज 3 टाइम्स द मोल्स ऑफ KClO3, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑन द राइट हैंड साइड कितना है, अगर हम O2 की टर्म्स में देखें इसको, तो जितना मोल O2 का है उसका डबल अमाउंट है, तो इट इज 2 टाइम्स द मोल्स ऑफ O2। अगर हम इसको प्रोडक्ट की टर्म्स में लिखें तो ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं हमारे पास, 2, और O2 कितना था, 1, तो O2 की टर्म्स में अगर कंपेयर करें, जितना मोल O2 का है उसका डबल अमाउंट है ऑक्सीजन एटम्स का, तो जितना भी मोल्स ऑफ O2 है उसका ट्वाइस हमारे पास ऑक्सीजन एटम्स है ऑन द राइट हैंड साइड, सो ट्वाइस द अमाउंट ऑफ moles of O2. So oxygen atoms on the right hand side is double the amount of, जितना moles O2 का है उसका डबल अमाउंट है, और लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन एटम्स कितना है, जितना मोल्स KClO3 का है उसका थ्राइस है। तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन एटम्स को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टर्म में एक्सप्रेस किया, ठीक है, हमने उसको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टर्म्स में लिखा है। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टर्म्स में लिखने से क्या हुआ, हम मोल्स ऑफ KClO3 को मोल्स से कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। देखो जैसे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, नाउ वी कैन अप्लाई द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ मोल्स, दैट इज मोल्स ऑफ KClO3 की जगह वी कैन राइट मास ऑफ KClO3। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास divided by molar mass, so mass of KClO3 upon molar mass of KClO3 on the right hand side, क्योंकि ये गैस है, तो गैस के केस में अगर आपको वॉल्यूम पूछा है तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह वी कैन पुट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय द मोलर वॉल्यूम। अगर STP कंडीशंस डिफाइंड है, सो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 liters. So out of these 3 quantities, मतलब particularly molar mass तो हमें पता होगा from the formula. So this is known to us. Molar volume is also known to us. हम mass of KClO3 निकाल सकते हैं या volume of oxygen produced during the reaction without balancing the reaction. ठीक है, हमने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया, नॉर्मली हम बैलेंस करके मोल्स ऑफ O2 निकालते हैं और वहां से फिर वॉल्यूम, लेकिन हमने बिना बैलेंस किए सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ POAC अप्लाई किया ऑक्सीजन एटम्स पे, और उसके टर्म्स में हमने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को रिलेट किया, और वहां से फिर हम इस तरह से रिलेट करके मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस प्रोड्यूस्ड फाइंड कर सकते हैं इनडायरेक्टली विदाउट बैलेंसिंग द रिएक्शन। Just go through it. ठीक है, इसी पे मैं क्वेश्चन एक इस पे एक क्वेश्चन लिख देते हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 is produced, आपको वॉल्यूम भी पूछ सकते हैं, मोल्स भी पूछ सकते हैं, मैं डायरेक्ट पूछ रही हूँ, हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 is produced by heating, how many moles of O2 is produced by heating 4 moles of KClO3, 4 moles of KClO3। ठीक है, देखो जहां पर तो रिएक्शन बैलेंस होती है ना, वहां पर तो हम यूजुअली बैलेंसिंग से ही फाइंड करेंगे। अब मैं इनको दोनों तरीकों से बता रही हूँ। अगर हम KClO3 को बैलेंस करें, KClO3 ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस टू गिव KCl प्लस O2, सो इफ आई बैलेंस द रिएक्शन 3 O2 आ जाएगा इधर, क्योंकि यहाँ 3 ऑक्सीजन है,
So 3O2 और इधर 2 and this is also 2. So हमने KClO3 को बैलेंस किया, 2 मोल्स ऑफ KClO3, यहाँ 2 KCl 3O2. अब फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन वी कैन सी, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल मोल एनालिसिस लगाओ. सो वी कैन सी 2 मोल्स ऑफ KClO3 से 3 मोल्स ऑफ O2 बन रहा है, राइट. 2 मोल्स ऑफ KClO3 in the balanced equation, 2 moles of KClO3 produces 3 moles of O2. तो 1 mole of KClO3 से कितना बनेगा? 3/2 moles of O2. और क्वेश्चन में कितना दिया है? 4 moles of KClO3. So if I take 4 moles of KClO3, then the amount of product will be 3/2 into 4. 3/2 into 4, ठीक है. 1 मोल के लिए 3/2 बन रहा है, सो 4 मोल से 3/2 into 4, सो 2 से 2 टाइम्स कैंसल, सो 6 मोल्स ऑफ O2 विल बी प्रोड्यूस्ड. तो ये जो हमने किया यहाँ पर यूनिटरी मेथड, दिस आई हैव डन फॉर अ बैलेंस्ड रिएक्शन. तो अगर हमारे पास बैलेंस्ड रिएक्शन है तो हम सिंपल यूनिटरी मेथड लगा लेंगे. 2 मोल से 3 मोल बन रहा है अकॉर्डिंग टू द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, बैलेंस्ड इक्वेशन के नंबर्स. तो 4 मोल से कितना बनेगा? 3/2 into 4, दैट इज 6 मोल्स ऑफ O2. यस, अगर हमारे पास रिएक्शन बैलेंस हो रहा है तो वी जनरली अप्लाई द सिंपल कॉन्सेप्ट, फिर POAC यूज करने की जरूरत नहीं है. पर अगर मान लो कि रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रहा है, यू आर नॉट क्लियर विद द बैलेंसिंग, आपसे रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रहा, थोड़ा टिपिकल रिएक्शन है जिसमें बैलेंसिंग पॉसिबल नहीं है, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम POAC लगा सकते हैं. So we've already written the expression. So moles of KClO3 हमें given है 4, तो यहाँ पर हमने पुट कर लिया moles of KClO3 की जगह 4, ठीक है. और फाइंड क्या करना है? moles of O2. This we have to calculate. So 3 moles of KClO3, 3 into moles of KClO3 हमें 4 दिया है, 2 into moles of O2. तो moles of O2 हमें निकालना है, ठीक है. 2 into moles of O2. तो moles of O2 कितना आ जाएगा? 3 into 4 is 12. 12/2, that gives me 6. So what is the answer? Answer in both the cases is 6. ठीक है, समझ आ रहा है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 हम बैलेंस्ड रिएक्शन से निकालें या एटम को कंजर्व करके फाइंड करें. इन बोथ द केसेस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 is 6. 6 moles of O2 is produced if we take 4 moles of KClO3. तो एटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लगाकर भी हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को रिलेट कर सकते हैं विदाउट बैलेंसिंग द इक्वेशन. सो वन वे इज बैलेंसिंग इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन के थ्रू जैसे हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को रिलेट करते हैं, वो एक तरीका है. और जब आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है या द रिएक्शन इज वेरी टिपिकल, यू आर नॉट एबल टू बैलेंस इट, then you can apply the POAC concept. Go through this. If anything is not clear, unmute and ask. ठीक है, I hope this is done. Okay. So now let's take another example. तो ये POAC कॉन्सेप्ट हमने तभी यूज करना है जब हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है या फिर कोई टिपिकल इक्वेशन हमें दिया गया है. अदरवाइज इट मे बिकम कॉम्प्लिकेटेड इन सम केसेस. देखो जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी टेक अनदर रिएक्शन. सपोज देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल. सो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन किया तो प्रोडक्ट क्या बनता है? कोई भी हाइड्रोकार्बन है कंटेनिंग ऑक्सीजन, जब उसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो प्रोडक्ट इज CO2 एंड वाटर.
अब यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन बहुत जगह पे अपीयर कर रहा है, ठीक है। पहले वाले केस में तो एक ही कंपाउंड रिएक्टेंट में था और प्रोडक्ट में था। सपोज आई वांट टू अप्लाई POAC ऑन ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, हमने POAC कॉन्सेप्ट लगाना है ऑक्सीजन एटम्स पे। अब हमें पता है इथेनॉल का ऑक्सीडेशन इज अ सिंपल रिएक्शन, हम सिंपल बैलेंसिंग करके यहाँ से अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तब हमें POAC लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम POAC लगाएंगे तो देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ऑक्सीजन एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कितना है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल इथेनॉल में एक एटम है, तो n मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, n एटम्स। सो दैट मींस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है, जितना इसका मोल है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना। अब यहां पर भी O2 है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, ठीक है। तो द नंबर ऑफ ऑक्सीजन विल बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी ट्वाइस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है तो N0 मॉलिक्यूल्स में 2 टाइम्स N0 होगा। तो जितना भी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 है उसका ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमें दोनों लेना पड़ेगा ऑक्सीजन के लिए, ये भी क्योंकि यहां भी ऑक्सीजन है और यहां भी ऑक्सीजन है। सेम वे ऑन द राइट हैंड साइड, 1 molecule of CO2 contains 2 atoms। तो अगर मैं N0 मॉलिक्यूल्स लेती हूँ तो मेरे पास 2 टाइम्स N0 है, तो N0 की जगह आप 1 मोल लिख सकते हो। 1 मोल CO2 के अंदर कितना है, 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स है। सो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज ट्वाइस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। सिमिलरली वाटर में भी ऑक्सीजन है तो वो भी हमें ऐड करना पड़ेगा। सो 1 मोल में 1 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में 1 ऑक्सीजन एटम है तो 1 मोल में भी 1 मोल एटम्स होंगे, तो 1 मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो जो कॉन्सेप्ट हमने पहले लगाया एक एक मॉलिक्यूल के लिए, यहाँ पर वो सब पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इसमें भी ऑक्सीजन है तो टोटल ऑक्सीजन ऑन लेफ्ट हैंड साइड और टोटल ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, यू शुड हैव, अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें सबका इंफॉर्मेशन होना चाहिए, राइट। ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, see if I want to find the number of moles of ethanol or maybe I want to find the number of moles of CO2, तो मुझे number of moles of O2 भी पता होना चाहिए और number of moles of water भी। तो सारे रिएक्टेंट्स का इंफॉर्मेशन होना चाहिए in order to solve one of the parts। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 फाइंड कर रहे हैं तो ये सारा हमें पता होना चाहिए, एथेनॉल के मोल्स, O2 के मोल्स, वाटर के मोल्स। बट इन अ बैलेंस्ड रिएक्शन अगर आपके पास सिर्फ एथेनॉल का अमाउंट है, CO2 का अमाउंट है, तो आप डायरेक्ट बैलेंस करके इसको इसके साथ रिलेट कर सकते हो, ठीक है। इज दिस क्लियर? तो हर जगह हमें POAC अप्लाई नहीं करना है क्योंकि इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड इन फ्यू केसेस। सो POAC तब अप्लाई करना है जब रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रहा है, ठीक है, ओनली इन दैट केस। जस्ट सी इफ दिस इज क्लियर और नॉट, ये एक्सप्रेशन क्लियर है कि नहीं एटम्स के ऊपर। सो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, टोटल ऑक्सीजन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट एंड राइट पे बराबर होना चाहिए। तो लेफ्ट पे हमने रिएक्टेंट्स की टर्म्स में एक्सप्रेशन लिखा, रिएक्टेंट से कितना टाइम्स वो है ना रिएक्टेंट की टर्म्स में, और जो भी प्रोडक्ट्स है यहाँ पर प्रोडक्ट्स की टर्म्स में हमने लिखा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना है, डबल दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। जितने CO2 के मोल्स होंगे उसका डबल अमाउंट में ऑक्सीजन के मोल्स होंगे, और वाटर में जितना मोल्स वाटर का है उतना ही मोल्स ऑक्सीजन एटम्स का होगा। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की टर्म्स में एक्सप्रेशन को लिखना है POAC में, दैट इज हाउ वी राइट द एक्सप्रेशन।
in terms of reactants and products. Just go through. Okay, let's do one more question. Write down the question. 2 moles of potassium ferrocyanide is made to react with a series of reagents two moles of potassium ferrocyanide K4FeCN6 is made to react with a series of reagents so that all iron is converted into the product. I'm repeating the question. 2 moles of potassium ferrocyanide is made to react with series of reagents so that all iron present in the reactant is converted into product. Product, that is Fe2O3. Calculate the amount of product formed. Calculate the moles of Fe2O3. Write it like this. Calculate the moles of Fe2O3 formed. ठीक है. अब इस रिएक्शन को हम बैलेंस नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ रिएक्टेंट दिया है, रिएजेंट्स मेंशन नहीं किया है. सो इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज गिवन टू यू और फाइनल प्रोडक्ट फेरिक ऑक्साइड है, वो गिवन है, एंड यू हैव टू फाइंड द मोल्स ऑफ फेरिक ऑक्साइड. बट देयर इज नो बैलेंसिंग पॉसिबल. क्यों? क्योंकि सीरीज ऑफ रिएजेंट्स है, बहुत सारे रिएजेंट्स के साथ ट्रीट किया और आपको ये इंफॉर्मेशन है कि सारा आयरन जो है वो Fe2O3 में कन्वर्ट हो रहा है. ऑल आयरन इज कन्वर्टेड, है ना. सो दिस इंफॉर्मेशन टेल्स यू कि हमें पीओएसी किस पे लगाना है. हम किसी भी एटम पे पीओएसी नहीं लगा सकते क्योंकि स्टार्टिंग में जो एटम्स दिए हैं फाइनली वो एटम्स नहीं है. सिर्फ जो आयरन प्रेजेंट था रिएक्टेंट में वो सारा कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में. तो जो पर्टिकुलर एलिमेंट कन्वर्ट हो रहा है उस पे हमने पीओएसी लगाना है. ठीक है. सो इन दिस केस वी कैन नॉट राइट अ बैलेंस्ड रिएक्शन. तो क्या करेंगे? पीओएसी कॉन्सेप्ट आयरन पे अप्लाई करेंगे. आयरन एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू आयरन ऑन द राइट हैंड साइड. So chalo, do it yourself. Tell me the amount of Fe2O3 formed. Okay, now check it. अब check करो इसको. So we are applying the POAC of iron atoms. So number of moles of iron atom on the left hand side should be equal to the number of moles of iron atoms on the right hand side. Moles और atoms है ना, एक ही बात है. So number of iron atoms on the left hand side should be equal to the number of iron atoms on the right hand side. अब हमने लेफ्ट हैंड साइड पे हमें दिया है पोटेशियम फेरोसाइनाइड. अब इसको थोड़ा सा रिलेट करो. सी 1 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 कंटेन्स कितना आयरन एटम्स? एक ही आयरन है इसके अंदर. ठीक है. So 1 molecule of potassium ferrocyanide contains 1 iron atom, right? एक मॉलिक्यूल में एक है. तो अगर हम यहाँ N0 molecules लेंगे, N0 molecules of potassium ferrocyanide, तो कितने एटम्स होंगे? N0. ठीक है. तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? If I take N0 molecules of potassium ferrocyanide, N0 molecules of potassium ferrocyanide contains N0 iron atoms.
बस यहाँ पर हमने एन नॉट नहीं लिखना है, एन नॉट को हमने मोल्स की टर्म्स में लिखना है. सो वी कैन राइट 1 मोल ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड कंटेन्स 1 मोल आयरन एटम्स. मतलब जितना आयरन एटम्स है उतना ही, जितने मोल्स आयरन एटम्स के हैं उतने ही मोल्स हमारे रिएक्टेंट के हैं. ठीक है, तो हमने इस तरह से मोल्स को रिलेट करना है कि जितने मोल्स आयरन एटम्स के हैं 1 मोल, उतने ही मोल किसके हैं, रिएक्टेंट के. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन एटम्स इज एक्चुअली द सेम. जितने मोल्स इसके होंगे उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयरन एटम्स के मोल्स आ जाएंगे. तो अब हम इसको लिखेंगे रिएक्टेंट की टर्म्स में. सो नाउ वी विल राइट इट एज द नंबर ऑफ मोल्स of potassium ferrocyanide K4FeCN6, ठीक है, मल्टीप्लाइड विद 1. मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन कितने हैं, जितने मोल्स पोटेशियम फेरोसाइनाइड के हैं उतने ही हैं. तो 1 मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन को हमने इसकी टर्म्स में लिख दिया कि जितने मोल्स इसके हैं मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे उतने ही मोल्स आयरन के हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. Similarly on the right hand side we have Fe2O3. So Fe2O3 में हम देख सकते हैं कि हमारे पास 2 आयरन है. ठीक है, सो एक मॉलिक्यूल में 2 है तो N0 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, 2 times N0. So 2 times, if I take 1 molecule there are 2 atoms. If I take N0 molecules of iron oxide, ठीक है, 1 में 2 है ना, 1 में 2 आयरन एटम्स है तो N0 में कितने होंगे, 2 times N0 आयरन एटम्स. अब 2 times N0 को हम 2 मोल्स लिख सकते हैं और N0 मॉलिक्यूल्स की जगह 1 मोल. सो 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड कंटेन्स 2 मोल आयरन एटम्स. ठीक है, तो अगर हम आयरन एटम्स को कंपेयर करें मोल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड से तो आयरन के जो मोल्स है वो डबल है. इसके 1 मोल में 2 मोल्स आयरन है, तो मतलब जितने मोल इसके होंगे उसका डबल अमाउंट आयरन का होगा, आयरन के मोल्स का होगा. तो जितने भी मोल्स आयरन ऑक्साइड के हैं उसका डबल अमाउंट रिप्रेजेंट करता है मोल्स ऑफ आयरन एटम्स. तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन इज डबल द अमाउंट ऑफ द मोल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड. जितने मोल्स आयरन ऑक्साइड के हैं उसका डबल अमाउंट रिप्रेजेंट करता है मोल्स ऑफ आयरन ऑन द राइट हैंड साइड. हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टर्म्स में एक्सप्रेशन को लिखना है. ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स दोनों जगह सेम है, सो वी कैन इक्वेट द 2 एक्सप्रेशंस. अब मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आपको गिवन है 2, सो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज 2 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड हमें निकालना है. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय 2 दैट इज 1. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड 2 पुट किया, इस तरफ क्या है 2 into this. सो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 by 2 दैट इज 1. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड इज इक्वल टू 1 मोल. सो बस इसमें थोड़ा सा काम क्या करना है, हमें ये एक्सप्रेशन हमें ठीक लिखना है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन दोनों तरफ पे सेम है अकॉर्डिंग टू द एटम कंजर्वेशन. एटम्स कंजर्व्ड है तो naturally moles भी conserved होंगे because moles also represent the amount. So amount of iron on both the side is conserved. तो हमने आयरन एटम्स को किसकी टर्म्स में लिखा, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि हम एक्सप्रेशन को ठीक से लिखें एंड देन वी कैन इजीली फाइंड व्हाटएवर इज आस्क्ड. और हमें पीओएसी कॉन्सेप्ट सिर्फ उस एटम पे अप्लाई करना है जो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ये एटम कंजर्व्ड है, ये एटम थ्रू आउट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में पूरा का पूरा कन्वर्ट हो रहा है. So just go through. ठीक है, so write down one question for homework. So just try it out with both the concepts. You can balance, use the balancing concept also and POAC concept also.
So write down 4 moles of phosphorus, 4 moles of phosphorus and 14 moles of oxygen react to produce phosphorus trioxide and phosphorus pentoxide. ट्रायोक्साइड ना डाइमरिक फॉर्म में होता है, तो मैं इसका डाइमर फॉर्म लिख रही हूँ. P2O3 का डबल जो होता है P4O6, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है. इट इज फॉस्फोरस ट्रायोक्साइड, बट ये डाइमरिक फॉर्म में होता है, तो डबल हम एटम्स लिखते हैं. P4O6 दैट इज फॉस्फोरस ट्रायोक्साइड डाइमर एंड फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड P2O5 का डाइमर. The question is 4 moles of phosphorus and 14 moles of oxygen reacts completely to produce P4O6 and P4O10. यहाँ पर reacts completely, so that we don't use the concept of limiting reagent. Reacts completely to produce P4O6 and P4O10. That is trioxide and pentoxide. Find the number of moles. Find the number of moles of phosphorus trioxide and phosphorus pentoxide. Find the number of moles of P4O6 and P4O10. Find the number of moles of phosphorus trioxide and phosphorus pentoxide produced or formed. ठीक है. So let's give you a hint. यहाँ पर क्या है, टोटल मोल्स आपको फॉस्फोरस का ये दिया है, टोटल मोल्स ऑक्सीजन का ये दिया है. ठीक है. तो आपने क्या करना है, इंडिविजुअल रिएक्शंस बनाना है. फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके फॉस्फोरस ट्रायोक्साइड भी बना सकता है, दैट इज P4O6. P2O3 का डाइमर है ये. ठीक है, डाइमेरिक फॉर्म में इसको लिखते हैं. और इन अनदर रिएक्शन फॉस्फोरस में कंबाइन विद O2 and it may form P4O10. तो ये दो हमारी इक्वेशंस बनेंगी. एक हमने ट्रायोक्साइड डाइमर का फॉर्मेशन शो करना है और एक पेंटॉक्साइड का. ठीक है. सो इन दो इक्वेशंस को हम बैलेंस करके इंडिविजुअली जो आपकी ये दो रिएक्शंस है, यहाँ पर जो फॉस्फोरस है उसका टोटल अमाउंट आपको गिवन है, टोटल ऑक्सीजन जो यूज हो रहा है दोनों रिएक्शंस में वो आपको गिवन है. ठीक है. सो यू कैन यूज द मोल कंसेप्ट, बैलेंस द इक्वेशंस और इनको इक्वेट करके जो इन्फॉर्मेशन दिया है वहां से आप फाइंड कर सकते हो P4O6 P4O10, और यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ POAC. ठीक है. सो जस्ट ट्राई इट आउट टुडे, फिर टुमारो वी विल डिस्कस इट. सो यू कैन यूज बोथ द कॉन्सेप्ट्स. यू कैन अप्लाई POAC, ठीक है, ऑन बोथ द रिएक्शंस इंडिविजुअली एंड देन टोटल करना है, या फिर बैलेंसिंग मेथड से फाइंड कर सकते हैं. Okay, just try it out.